स्टूडेंट, आज हम 3D ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11.3 के इंट्रोडक्शन और फार्मूले के बारे में बात करेंगे। और ये इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट जो है आज हम डिस्कस करेंगे, और फर्स्ट पार्ट में जो है हम समतल यानी प्लेन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हमें समझना है कि आखिर ये प्लेन होता क्या है। आपने अपने घरों की वॉल्स या दीवारों को देखा होगा, या आपने बोर्ड देखा होगा, वाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड अपने क्लास में आपने देखा होगा, या ग्रीन बोर्ड भी आपने देखा होगा। तो वो जो एक तरीके से एक प्लेन होता है, लेकिन जब उस प्लेन में एक और डायरेक्शन फ्रंट में निकल आती है तो वहाँ पर जो है प्लेन पर वो परपेंडिकुलर कहलाता है, या और आप उसको लंब कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये वायर है और इसको जो है हमने इस तरीके से घुमा दिया। आप देखें यहाँ पर जो है ये एक जो है निकल के प्लेन आ चुका है, ये प्लेन है। और यहाँ पे जो प्लेन है, एक इसका ये पार्ट है प्लेन का, एक ये पार्ट है प्लेन का, और एक ये पार्ट है इसका प्लेन का। यानी एक ये एक्सिस हो गई, ये एक एक्सिस होगी, और एक ये एक्सिस होगी। तो यहाँ से ये इसका मिड पॉइंट हो गया, सेंटर ओरिजिन। तो यहाँ ओरिजिन से जो है कोई भी परपेंडिकुलर जो है वो उस पर डाला जा सकता है। तो एक पॉइंट से कितने भी 2 पॉइंट से निकल सकते हैं समतल। तो उन समतलों को हम देखेंगे किस तरीके से होते हैं। जैसे अगर एक पॉइंट है तो कितने समतल बनेंगे, एक पॉइंट से तो बनेगा नहीं। लेकिन अगर 2 पॉइंट हैं या 3 पॉइंट हैं, अगर एक ही डायरेक्शन में या इक्वलिनियर है या समतली हैं, तो वहाँ पे जो है हम कई जो है समतल वहाँ से बनाए जा सकते हैं। कि अगर हम इस तरह इसको कर दें तो तीनों से जो है पॉइंट से होकर एक समतल जो है निकल सकता है इस तरीके से। या अगर हम यहाँ पे इसको इस तरह कर दें तो ये भी एक समतल जो है वो निकल सकता है। या अगर हम इसको ऐसे यहाँ पे निकाल दें और यहाँ पे इसको ऐसे निकाल दें तो यहाँ पे इसको मिला सकते हैं, तो ये भी जो है एक समतल हो जाएगा। या यहाँ पे हम इसको ऐसे ड्रा कर दें और यहाँ पे ड्रा कर दें और इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर दें, तो यहाँ पे भी एक जो है हमारा प्लेन बन जाएगा। आप देख रहे होंगे कि 3 पॉइंट जब हैं एक लाइन में हैं, तो 3 पॉइंट से जो एक ही संरेखी हैं, तो वहाँ से कई समतल निकाले जा सकते हैं। अगर मतलब शर्त कंडीशन ये है कि तीनों जो हैं एक लाइन में होना चाहिए। कभी कभी 2 समतल जो हैं वो कट भी करते हैं। तो कट कैसे करते हैं? कट करने के लिए जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए, एक ये पॉइंट हो गया, एक यहाँ से हमारा एक समतल निकल के चला गया, ऐसे करके एक समतल हो गया, दूसरा हमारा ऐसे करके निकल गया, ये भी जो है हमारा समतल हो गया। तो ये जो पॉइंट होगा, ये दोनों का पॉइंट, ये हमारा जो है कट पॉइंट या प्रतिच्छेदी हो जाएगा, बाइसेक्ट पॉइंट होगा। यानी यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे दोनों। अब वो समतल जो है आगे भी जा सकता है, ऐसा नहीं है, और इसको भी जो है हम आगे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों जो हैं कट करके आगे निकल जाएंगे, तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट जो है इनका कहलाएगा इस तरीके से। या जब 2 समतल निकल जाते हैं ऐसे करके, एक समतल ऐसे चला गया और सेकेंड समतल ऐसे आ गया, ये दोनों ने यहाँ पे कट किया, तो यहाँ पे कट पे भी एक जो है समतल जो है हम बना सकते हैं, जो कि वहाँ से निकल सकता है, जो बीच में होगा। इस तरीके से जो है हमारे समतल बनेंगे। मेन है कि अगर कोलिनियर समतल है तो बहुत से समतल बन सकते हैं। लेकिन अगर 3 पॉइंट्स हैं, 2 लाइंस तो हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स है, लेकिन एक पॉइंट अगर कोलिनियर नहीं है, यानी इस एक रेखा में नहीं है, तो इससे कितने समतल बन सकते हैं? तो उससे जो है केवल एक समतल ही बन सकता है। अब वो चाहे ट्रायंगल हो, कोई भी वो बनेगा। यानी 3 बिंदु अगर एक लाइन में है तो एक समतल उससे बन जाएगा। यहाँ पे जब कोऑर्डिनेट को हम देखते हैं, तो जैसे ये कोऑर्डिनेट हमारे हो गए ऐसे करके, ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए, ये x हो गया, ये y हो गया, और ये z हो गया। अब इस पीछे से कोई अगर प्लेन इसमें लगा दिया जाए या कोई समतल हो जाए, तो समतल हमारा ऐसे भी बन सकता है, ट्रायंगल जैसे समतल पे भी ये जा सकता है। अगर ऐसे नहीं जा सकता तो ये कोलिनियर हमारे पॉइंट अगर नहीं है तो एक हम इसको रेक्टेंगल फॉर्म में भी हम स्क्वायर टाइप में भी दे सकते हैं,
या अगर इस तरीके से अगर बने हों और हम इसको जो है इस टाइप में भी हम इसको बना सकते हैं। तो ये सभी जो है ये प्लेन होंगे जो उस पे परपेंडिकुलर होंगे, लंब होंगे। लेकिन अगर तीन बिंदु एक रेखा में हैं तो कई प्लेन या ये समतल बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर तीन बिंदु एक रेखा में नहीं है तो उससे केवल एक ही समतल बना दें। अब इसका ये सेंटर होता है, यहाँ से सेंटर से जो है हम उस पे परपेंडिकुलर यानी लंब जो है हम डाल देते हैं। मान लीजिए कि ये कोई समतल है, वो समतल जो है ट्रायंगल भी हो सकता है, या वो समतल जो है एक स्क्वायर भी हो सकता है, या हमारा रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो रेक्टेंगल से जो है यहाँ पे इस पे हम मिड पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट से जो है हम इस पे एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल देते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर पड़ता है हमारा इस तरीके से, तो ये सीधे वहाँ पॉइंट से, ओरिजिन पॉइंट से आता है और परपेंडिकुलर होता है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट और होता है, तो ये दो पॉइंट मिला के एक लाइन बना देते हैं। आप देखेंगे इस तरह लाइन बन जाएगी। फिर ये इसके यहाँ ओरिजिन पॉइंट से और इस पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो वो एक ट्रायंगल जो है बनकर तैयार होगा। आप इसको इस तरीके से देखें, जब इस तरह इसको करेंगे तो इस तरह बन जाएगा और इसका एक विकर्ण जो है बन जाएगा, वो एक ट्रायंगल का फार्मूला बन जाएगा। वहाँ पे हम ट्रायंगल रूल का यूज़ करेंगे। तो अगर कोई समतल पर मूल बिंदु से अगर लंब डाला जाए या अभिलंब डाला जाए तो इस प्रकार से हमारी समीकरणें कैसे बनती हैं उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, एक समतल जिसकी मूल बिंदु से दूरी d तथा मूल बिंदु से अभिलंब इकाई सदिश इन कैप का सदिश समीकरण निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे एक्सिस हो गए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जो है हमारा जेड एक्सिस हो गया। ये यहाँ से हमने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया। इस समतल पर ये एक अभिलंब है, ये ओरिजिन पॉइंट O और ये N हो गया। इसकी दूरी जो है वो हमने D ले ली और इसी की दिशा में जो है वो N सदिश हो जाएगा। इसलिए ON जो होगा वो इकाई सदिश है तो n कैप डॉट डी हो जाएगा। अब इसी पे एक बिंदु P हो जाएगा, इसी समतल पर एक बिंदु P लेंगे तो फिर n को P से हम ज्वाइन कर देंगे और यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये एक उसी दिशा में बना सदिश R हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ON हो जाएगा, OR हो जाएगा, तो ये NP होगी। इसमें त्रिभुज ONP में ट्रायंगल लॉ से हम चलेंगे तो ट्रायंगल लॉ हमको क्या कहता है, ON प्लस NP इज इक्वल OP। तो यहाँ पे ON प्लस NP इज इक्वल OP हो जाएगा और ON की वैल्यू हमको पता है D डाल देंगे, NP हमको पता नहीं है और OP R है तो NP निकल के हमारा आ गया R माइनस N कैप D। यहाँ पे N कैप जो है, N कैप जो है वो इकाई सदिश की ओर इशारा कर रहा है। अगर कहीं पर आपको n वेक्टर दिया होगा तो उससे आपको n कैप में बदलना होगा। बदलने का सबसे आसान तरीका है तो लिखें n कैप अपॉन मॉडुलस n जो है हम लिख देते हैं, बस ये जो है n कैप में चेंज हो जाता है। ये n कैप पर हम इक्वल हो जाता है वेक्टर n अपॉन मॉडुलस वेक्टर n। तो ये इकाई सदिश आपने पढ़ी थी जो आपको याद होगी। उसके बाद हम देखते हैं इक्वेशन ये बन गई, तो जबकि ON जो है NP पर लंब है, ON जो है ये NP पर लंब है क्योंकि ये ओरिजिन पॉइंट से उस समतल पर डाला गया है तो ये लंब हो जाएगा। तो लंब होने का प्रतिबंध होता है कि अगर दो चीजें लंब हैं तो हमने पढ़ा है A डॉट B इज इक्वल 0। अगर लंब है तो उसमें वेक्टर E डॉट वेक्टर B इज इक्वल 0 हो जाता है। तो यहाँ देखो ON डॉट NP इज इक्वल 0, ON डॉट NP इज इक्वल 0। ON की वैल्यू ON यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में ND डाल देंगे। NP की वैल्यू अभी हमने इक्वेशन 1 में निकाली तो यहाँ वेक्टर R N कैप D हो जाएगा। तो यहाँ डॉट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डॉट में हो जाएगा, ND का D से करेंगे तो हो जाएगा R डॉट ND हो जाएगा, माइनस इसका यदि करेंगे तो D स्क्वायर हो जाएगा, ये डॉट हो जाएगा। हमने पढ़ा है कि I कैप डॉट आई कैप इज इक्वल 1 हो जाता है। तो यहाँ पे n कैप डॉट n कैप इज इक्वल भी क्या हो जाएगा, ये 1 हमारा हो जाएगा। यानी i डॉट आई कैप अगर 1 है तो n कैप डॉट n कैप भी हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके प्लेस पर हम 1 लिख देंगे और ये फिर इसको राइट साइड में सेंड करके dd काट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल D। यही हमारा जो है
फार्मूला है। ये फार्मूला हम कहाँ पे लगाएंगे? ये फार्मूला तब लगाएंगे जब एक समतल जिसकी मूल बिंदु से कुछ दूरी दी होगी, जिसे डी मान लेंगे, और मूल बिंदु से अभिलंब इकाई सदिश इन का सदिश समीकरण जब निकालना होगा, यानी मूल बिंदु से डाले गए अभिलंब का सदिश समीकरण, मूल बिंदु से समतल पर डाले गए अभिलंब का सदिश समीकरण जब निकालना होगा, तब हम यहाँ पे इस फार्मूले का यूज करेंगे, यानी वेक्टर आर डॉट इन कैप इज इक्वल डी। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे इन कैप में ही होना चाहिए। अगर इन कैप में नहीं है तो आपको उसे इन कैप में बदलना पड़ेगा। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल हमारा कहता है कि उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 6/√3 की दूरी पर है और मूल बिंदु से अभिलंब सदिश जो है वो 2i कैप माइनस 3j 4k कैप है। तो यहाँ पे ये दूरी दी गई है, तो ये हमारा d हो जाएगा कि d इज इक्वल इतना हो गया। अब जो सदिश दिया है वो यहाँ पे ये सदिश दिया है, इकाई सदिश नहीं है, यहाँ पे अभिलंब सदिश है। तो अभिलंब सदिश है तो वो इन वेक्टर इन हो जाएगा। तो यहाँ पे वेक्टर इन इसको ले लेंगे, क्योंकि आप इसको देख लें, ये हमारा डाला गया समतल पर ये लंब हो जाएगा, ये समतल हमारा नीचे हो गया, ये मूल बिंदु मान लेंगे कि मूल बिंदु से डाला गया लंब हो जाएगा, और ये भी, और यही दूरी भी होगी, और ये एक स्थिति सदिश r ले लिया जाएगा। यहीं पे n भी एक इसी सदिश में लगा हुआ, इसी दिशा में लगा सदिश, ये n हो जाएगा, ओके, और ये d हो जाएगा। तो d हमारे पास है, ये n हो गया, और n जो है वो वेक्टर में है। अब इसको हमें इकाई सदिश में, क्योंकि फार्मूले में n कैप होता है तो हमको पता है n कैप बराबर वेक्टर n अपॉन मॉडुलस वेक्टर है। तो n का वैल्यू रख देंगे, नीचे मॉडुलस, मॉडुलस समझ ही रहे हैं, मॉडुलस में अंडर रूट में निकालना, तो इसकी वैल्यू है 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16। फिर इसको ऐड कर लेंगे और ऐड करके इतना लिख देंगे, ये हमारा जो है इन कैप आ जाएगा। अब फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला हमारा है वेक्टर आर डॉट इन कैप इज इक्वल डी। तो यहाँ आर लिखा रहेगा, इन कैप की वैल्यू रख देंगे, और यहाँ डी की वैल्यू 6/√3, और यहाँ पे √29 को सबके नीचे जो है अलग अलग रख दिया जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 समझते हैं। पॉइंट नंबर 2, एक समतल जिसकी मूल बिंदु से दूरी d तथा समतल अभिलंब के दिक् कोसाइन दिए हैं, जैसे LMN है, तो कार्तीय समीकरण। अभी हम उसका निकाल लेते सदिश समीकरण, अब हमारा क्या होगा, कार्तीय समीकरण होगा। तो LMN जो है वो दिक् कोसाइन हमारे लिए जाएंगे, तो इसको हम लेट कर लेते हैं। हमको पता है कि r बराबर xi yj z के कैप होता है, तथा इन कैप के दिक् कोसाइन LMN हो जाएंगे, क्योंकि n जो है दिक् कोसाइन में चला जाता है, तो n हो जाएगा Li प्लस mj प्लस n के। r तथा n का मान जो ऊपर इक्वेशन 1 हमारी निकली थी उसी में हम रख देंगे। तो यहाँ पे r की वैल्यू हो जाएगी और यहाँ वेक्टर n की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल डी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, i का i के साथ, y का y के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ हो जाएगा। तो i 1 हो जाएगा, j 1 हो जाएगा, k। तो lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल डी। ये दिक् कोसाइन दिए हुए समतल पर मूल बिंदु से डाली गई कार्तीय समीकरण जब निकालनी होगी तो इसका यूज करेंगे। लेकिन एक पॉइंट इसमें और है, वो क्या है, परंतु समीकरण यदि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल डी के रूप में हो, तब √a² b² से पूरी समीकरण को भाग देते हैं, तत्पश्चात इनमें से तुलना करके d का मान बताया जाता है। मान लें कि कोई क्वेश्चन आपको इस टाइप में लिखी हुई होगी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल डी के रूप में होगी, तो हम उसको जो है दिक् अनुपात समीकरण में, कार्तीय समीकरण में बदलेंगे, तो उसे √a² प्लस b² c से उससे पूरी समीकरण को भाग दे देंगे। भाग देने के बाद फिर से कंपैरिजन कर लेंगे। अब इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कह रहे समतल 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 0 की मूल बिंदु से दूरी तथा दिक् कोसाइन। अब इसमें देख रहे हैं ये एक कार्तीय समीकरण के रूप में दिया गया है, तो इसको जो है दिक् कोसाइन पूछ रहे हैं, यानी हमें इस कार्तीय समीकरण को दिक् कोसाइन के रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन दी है 2x माइनस 3y, पहले जो है -6 को उधर भेज देते हैं, फिर इसका हम कंपेरिजन करेंगे कार्तीय समीकरण ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल डी से कंपेरिजन करने पर। तो जब इसका कंपेरिजन करेंगे तो हमको यहाँ पे a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू -3 हो जाएगी, और c की वैल्यू जो है
वो 4 हो जाएगी और डी उधर रहेगा ही। फिर अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हम निकाल लेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो टोटल सॉल्व हो जाएगा अंडर रूट 29 हो जाएगा। फिर हम अंडर रूट 29 से जो है पूरे समीकरण को हम डिवाइड कर देंगे, यानी सबके नीचे अंडर रूट 29 लिख देंगे तो हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट इतना हो जाएगा। अब एल एक्स प्लस एम वाई डी से इसका जो है कंपैरिजन करेंगे, तो जो इसका कंपैरिजन करेंगे तो एक्स के जो साइड में होगा वही एल एम एन हो जाएगा। तो यहाँ एल हमारा हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 2, एम हो जाएगा -3 अपॉन अंडर रूट 29, एन हमारा हो जाएगा 4 अपॉन अंडर रूट 29, और जो यहाँ पे लिखा हुआ होगा हमारा, इस जगह पे जो हमारा लिखा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ये तभी करेंगे जब एक कार्तीय समीकरण दी होगी, उसके दिक् कोसाइन या उसकी दूरी पूछेंगे तो हम इसको अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और फिर उसका एल एक्स प्लस एम वाई प्लस जेड से कंपेरिजन करके उसको निकाल लेंगे। पॉइंट नंबर 3 समझे। पॉइंट नंबर 3 कहता है एक बिंदु जिसका स्थिति सदिश ए से जाने वाला और सदिश एन पर लंब समतल का सदिश समीकरण निकालना है। यानी एक बिंदु होगा जिसका स्थिति सदिश ए से जा रहा होगा और सदिश एन पर लंब समतल का समीकरण। अब इसको फिगर से हम समझते हैं, फिगर इस चीज को एक्सप्लेन करेगा। ये हमारे एक्सिस हो गए, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, ये हमारा जो है एक समतल हो गया और यहाँ से इस पे ऐसे लंब डाला गया इस पे, और ये एक लंब रेखा एन इसी की दिशा में डाल दी गई। तो हम पहले त्रिभुज ओ पी ए से ट्रायंगल ला से चलेंगे, ओ पी ए में, यानी इसमें ट्रायंगल ला में चलेंगे तो यह जगह ओ पी प्लस ए पी इज इक्वल ओ ए, यानी ओ पी प्लस ए पी इज इक्वल ओ ए हो जाएगा। तो यानी ये और ये डायरेक्शन जो है सेम हो जाएंगी और ये इसका अपोजिट फॉर्म में ओ ए प्लस ए पी, सॉरी ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल ओ पी, यहाँ पे हम लिख देंगे तो ओ ए हो जाएगा, ए पी रहेगा, ओ पी आर हो जाएगा, तो ए पी इज इक्वल आर माइनस ए हो जाएगा। अब ओ ए पी जो है वो एन पर लंब है, यानी जो ए पी हमारा जो होगा, ये ए पी जो है ये इस पे लंब है। अगर इस लाइन पे देखा जाए तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएगा, तो यानी ये इस पे परपेंडिकुलर हो गया। तो ए पी जब एन पर लंब है तो ए पी डॉट एन जो है वो 0 हो जाएगा, जहाँ पे एन एक सदिश है, तो ए पी डॉट एन इज इक्वल 0। और यहाँ पे ए पी की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी आर माइनस ए, तो यहाँ पे ए पी की वैल्यू हम डाल देंगे आर माइनस ए डॉट एन, यही हमारा फार्मूला भी हो जाएगा। ये फार्मूला हम तभी लगाएंगे जब एक बिंदु से सदिश ए से कोई बिंदु जा रहा होगा और एन पर लंब होगा तब। अब इसको हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल से, तो ये बात क्लियर हो जाएगी। कह रहे हैं उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने से होकर जाता है और इतने उसके दिक् अनुपात वाली रेखा पर लंब है। ये एक बिंदु हो गया, हमने बताया था एक बिंदु से जाएगा तो एक बिंदु ये ए ले लिया जाएगा, यानी वेक्टर ए बराबर 3i-2j + 4k कैप हो जाएगा, और ये इसके दिक् अनुपात हो जाएंगे, तो ये एक उसी दिशा में जा रहे हैं तो ये हमारे एन कैप हो जाएंगे, वेक्टर एन हो जाएंगे। तो वेक्टर एन हम यहाँ पे इसको रिलेट कर लेंगे 4i + 6j + k कैप। अब फार्मूला हम लगाएंगे जब एक बिंदु से जाए और उस पर लंब हो, तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, तो यहाँ पे आर लिखा रहेगा, यहाँ पे ए की वैल्यू लिख देंगे और यहाँ पे जो है हम एन की वैल्यू लिख दी जाएगी। बस इसको इतने पर ही छोड़ देते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 कहते हैं एक दिए गए बिंदु x1, y1, z1 से जाने वाली और एक रेखा जिसके दिक् अनुपात ABC पर लंब समतल का कार्तीय समीकरण। यानी एक बिंदु से जाएगी और ABC पर लंब होगी तो उसका कार्तीय समीकरण क्या होगा। यानी एक बिंदु से जा रही हो और एक रेखा जिसकी दिक् अनुपात ABC पर लंब समतल का समीकरण जब पूछेंगे तो ये हमारा फार्मूला लग जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। उस समतल का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु
इतने से होकर जाता है और इतने दिक् अनुपात वाली रेखा पर लंब है। यानी एक बिंदु से जा रहा है और दिक् अनुपात इतने वाली रेखा पर लंब है। और इसका पूछा क्या है, इसका हमें बताना है कार्तीय में। अभी यही क्वेश्चन था जो नेक्स्ट पॉइंट में हम चल रहा था, उसमें यही चीज थी, लेकिन उसमें सदिश समीकरण पूछा था। तो जब सदिश समीकरण पूछेंगे तो पॉइंट 3 लगाया जाएगा। और जब एक बिंदु से जाने वाली एक समतल पर एक बिंदु से जाने वाली समतल लंब समतल का कार्तीय समीकरण पूछेंगे तो ये फार्मूला लगा दिया जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा ये एक पॉइंट हो गया, तो ये x1, ये y1 और ये z1 हो जाएगा। ये 3 बिंदु हो जाएंगे, तो ये a b c इसको लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको हमने लेट कर लिया। अब फार्मूला लगा देंगे, ax माइनस प्लस बी वाई माइनस वाई प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल 0। a b c की वैल्यू रख देंगे, x y z की वैल्यू रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारी कार्तीय समीकरण हो जाएगी, जो एक बिंदु से जाने वाली होगी और रेखा जिसके अनुपात दिए गए होंगे दिक् अनुपात, उस पर समतल का लंब समीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 ध्यान से समझिएगा। 3 बिंदुओं से होकर जाने वाली समतल का सदिश रूप में जब वे अंतर्विष्ट हों तथा असंरेख हों। यानी अभी एक बिंदु से जा रहा था, अब ये 3 बिंदु से होकर जाएगा। तो अगर 3 बिंदु से होकर जाने वाली समतल का समीकरण, यानी 3 बिंदु से होकर जा रहा है, एक समतल है वो 3 बिंदुओं से होकर जा रहा है, तो उस पर डाले के लंब का समीकरण क्या होगा और उसका सदिश समीकरण क्या मिलेगा। तो यहाँ पे आप इस फिगर को ध्यान से समझें। ये हमारा एक प्लेन यानी समतल हो गया, ये हमारे एक्सिस हो गए और ये 3 बिंदु हो गए। एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया और एक मान लेते हैं ये बिंदु हो गए। 3 बिंदु हो गए। तो इसमें 3 बिंदु होंगे तो हम इसको ओ आर जो है ये ए ले लेंगे, ओ बी जो है ओ एस है जो बी हो जाएगा और ये ए बी सी 3 हो जाएंगे इसके। तो ये ओ टी जो है ये सी ले लेंगे, वो 3 बिंदु है तो एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, एक सी हो जाएगा और एक हमारा उसी सदिश सदिश आर हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे तो 1 2 3 ट्रायंगल हमारे बनते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज ओ पी आर में ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हम ट्रायंगल लॉ का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो लिख देंगे त्रिभुज ओ पी आर में ट्रायंगल लॉ से ओ आर प्लस आर पी इज इक्वल ओ पी। यहाँ पे लिखेंगे ओ आर की वैल्यू ए, आर पी इतना, आर बराबर इतना, इतना छोड़ देंगे। अब हम चलेंगे दूसरे ट्रायंगल ओ आर एस में, यानी अब हमें इस ट्रायंगल में देखना है। इस ट्रायंगल में भी हम ट्रायंगल लॉ से चलेंगे। तो इस ट्रायंगल में जब हम चलते हैं तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये हमको नहीं पता, ये हमको पता है और ये पता है, ये नहीं पता है। तो यहाँ पे ये वो आर एस हमको निकालना पड़ेगा। तो ओ आर प्लस आर एस इज इक्वल ओ एस। ओ आर की वैल्यू ए हो जाएगी, आर एस पता नहीं है, ओ एस बी हो जाएगा, आर एस रोक लेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। तो हमारा देखा आपने आर पी आ गया और आर एस आ गया। अब हमें चाहिए आर टी, यानी ये लाइन हम फाइंड आउट कर चुके हैं, इसमें जो गायब है, और इस ट्रायंगल में ये लाइन गायब है और अब जो ट्रायंगल बचा है ये वाला बड़ा, इसमें जो है आर टी हमको फाइंड आउट करना। तो अब हम चलेंगे ट्रायंगल ओ आर टी में, यानी ये बड़े वाले ट्रायंगल में, इस पूरे ट्रायंगल में देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। ट्रायंगल लॉ में चलेंगे तो ओ आर यानी ओ आर प्लस ओ टी इज इक्वल ओ टी, ओ आर प्लस आर टी इज इक्वल ओ टी। तो ओ आर की वैल्यू ए हो जाए, आर टी की पता नहीं, ओ टी सी हो जाएगा, ये हमारा निकल आएगा। यानी आर पी हमारा आ गया, आर एस हमारा निकल आया और आर टी हमारा निकल आया, यानी 3 ये चीज़ें निकल आ चुकी हैं। अब हम आगे देखेंगे, इस चीज़ को समझेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। अब लंब होने पर, जब ये लंब होंगे तो अब लंब होने पर जहाँ आर एस आर टी ये दोनों सदिश गुणन में चले जाएंगे और लंब हैं इसलिए आर पी डॉट आर एस इंटू आर टी, ये दोनों परपेंडिकुलर के रूप में ये एक साथ में हो जाएंगे। ये क्योंकि ये एक ही ट्रायंगल की चीजें हैं तो ये दोनों मल्टीपल में हो जाएंगे और ये इसके साथ परपेंडिकुलर यानी लंब इज इक्वल 0। परपेंडिकुलर होने का भी हमने बताया था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है वो 0 के इक्वल होता है। यहाँ पे रख देंगे तो आर पी की वैल्यू आर माइनस से, आर एस की बी माइनस से, आर टी की से, यही हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमारा बना जब
तीन असंरेख बिंदु से होकर जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना होगा। अब इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं, बात क्लियर होगी। एग्जाम्पल है बिंदु 2, 5, -3, -2, -3, 5 और 5, 3 से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात किया। अब देख रहे हैं तीन बिंदु हैं, तीनों असंरेख दिख रहे हैं, तो समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना। तो पहले वाले को ए लेट कर लेंगे और दूसरे वाले को बी पॉइंट को और थर्ड पॉइंट को सी लेट कर लेंगे। आप फार्मूला लगा देंगे तीनों बिंदु से होके जाने वाला वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट बी माइनस सी माइनस में यहाँ पे आर की वैल्यू रख देंगे, यहाँ बी में से ए की वैल्यू माइनस करके रख देंगे, यहाँ सी में से ए की वैल्यू यानी बी में से ए माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे और सी माइनस ए यानी सी में से जो है ए की वैल्यू हम माइनस करके यहाँ पे रख दी जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 कहता है तीन असंरेख बिंदु x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 से होकर जाने वाले समतल का कार्तीय समीकरण। तीन असंरेख बिंदु से जाने वाली समतल का होकर जाने वाले समतल का कार्तीय समीकरण। तीन बिंदु से होकर कोई समतल, अभी आपको बताया तीन बिंदु से होकर जा रहा है, तो ये एक समतल हो जाएगा जो तीन बिंदु से होकर जा रहा है। तो ये समतल का समीकरण फिर क्या होगा, अब हम देखते हैं। इसका ये फार्मूला होता है, इसको याद रखें, x माइनस x1 x2 माइनस x1 x3 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1 z माइनस z1 z2 माइनस z1 z3 माइनस z1 इज इक्वल 0 और ये डिटरमिनेंट यानी सारणिक में ये रहेगा। इसको याद करना है, आप इसको ध्यान से देखें, ये चीज चेंज नहीं हो रही। x x2 x3 यहाँ x1 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 यहाँ y y2 y3 y1 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 z z2 z3 z1 z1 z1। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। बिंदु इतने और इतने से होकर जाने वाले समतल का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है, कार्टेशियन इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो हम इसको लेट कर लेंगे, पहले पॉइंट को x1 y1 z1, दूसरे पॉइंट को x2 y2 z2 और थर्ड पॉइंट को x3 y3। फिर हम फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला x1 x2 माइनस लिख देंगे, फिर यहाँ पे सबकी हम वैल्यू डाल देंगे। x की वैल्यू होगी नहीं, ना y की वैल्यू होगी, ना z की। x1 y1 और y3 और z1 z2 z3 और इनकी वैल्यू पुटअप करके इनको हम सॉल्व करके इतना हमारा आ जाएगा, ये हमारा इतना क्लियर आएगा। फिर हम इसका जो है एक्सपेंड फॉर्म यानी इसका प्रसार कर देंगे, विस्तार कर देंगे। विस्तार आपको पता ही है कि इसको जब हम रोकेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसका लेफ्ट और राइट मल्टीपल हो जाएगा। फिर माइनस लगा के इसको रोक लेंगे तो फिर ये और ये कट कर देगा तो लेफ्ट और राइट मल्टीपल हो जाएगा। फिर जब हम इसको रोकेंगे तो ये और ये काट देगा तो ये 2 4 8 और 8 3 -24 प्लस 24, फिर 16 हो जाएगा, यहाँ -24 हो जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीपल कर देंगे, 16 से 32 हो जाएगा। इसको मल्टीपल करके पहले x वाला, फिर y वाले, फिर z वाले, फिर सारे नंबर्स डिजिट, तो 16s 24s प्लस 30z माइनस 56 इक्वल 0। यहाँ पे देख रहे हैं 8 से जो है पूरा हमारा जो है मल्टीपल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ पे जो है 8 से इसको डिवाइड कर देंगे। 8 से डिवाइड कर 8 2 8 8 3 24 8 4 32 8 7 56। यही जो है हमारा एक कार्तीय समीकरण निकल आएगा समतल का, जो तीन असंरेख बिंदु से होकर जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 11.3 के 6 पॉइंट थे जो, और ये फर्स्ट पार्ट है। अभी इसके सेकंड पार्ट भी है, क्योंकि ये दोनों पार्ट जो हैं 11.3 यानी प्लेन या समतल के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर ये पॉइंट्स नहीं समझ में आएंगे तो 11.3 को सॉल्व करना वेरी डिफ़िकल्ट होगा। तो आप इसको देखें, ना समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को एक बार और देखने की कोशिश करें और इसके फार्मूलेस को बाय हार्ट लर्न कर लें, तो वेरी इजी हो जाएंगे। फिर इस पर आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।